अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड चैनल विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची का मौसम इतना गर्म मौसम, बहुत ज़्यादा कराची में गर्मी है और इतनी शदीद गर्मी है कि जो लोग दिन को अगर बाहर जाते हैं काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर जाते हैं तो वो पहले सोच रहे होते हैं कि बाहर निकलना है या नहीं निकलना। इतनी शदीद कराची में गर्मी है और गर्मी के साथ साथ आपको पता है फिर लोड शेडिंग भी और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको पता है हीट स्ट्रोक जो है उससे कैसे बचा जाए, हीट स्ट्रोक अगर होता है उस टाइम आपको कौन से इकदाम करने चाहिए कि आप सेफ़ हो जाएं या किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। आया हीट स्ट्रोक क्या होता है, उससे क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हीट स्ट्रोक, क्योंकि अब गर्मी है और अब जितना गर्मी के मौसम में इन चीज़ों को, और आप अगर कराची की तरफ देखें तो कराची में जो है सड़कों पे अब पानी का भी इंतज़ाम इसी वजह से किया हुआ है, ठंडे पानी का, कि किसी को गर्मी लगती है फ़ौरन पानी पिए और बहुत सारी चीज़ें। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कराची का मौसम बहुत गर्म है। जी हालांकि जी। अगर 2-4 साल पहले की बात मैं करूं तो या इतनी गर्मी कराची में नहीं होती थी नहीं जितनी होती। गर्मी अब कराची में होगी। लोग मुझे तो उस दिन कोई कह रहा था लगता है कराची में नहीं लाड़काना में है। इतनी शदीद और गर्मी। मोहनजोदड़ो में पहुंच हाँ, गए। बहुत शदीद गर्मी सही कह रहे हैं और आप। इसके साथ साथ लोड शेडिंग भी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मौसमी असरात को तेज़ और गर्म होना और आसार, ये तो एक अलग कहानी है। इसमें साइंस भी इन्वॉल्व होती है और कुदरत का भी इंतज़ाम है। इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये गर्मी जो आ रही है, ये किस नौइयत की गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, इंटॉलरेबल हो रही है। तो गर्मी के भी मराइल हैं, स्टेजेस होते हैं ना। हाँ। एक आम गर्मी है, मिडिल एज की मॉडरेट तक जो हम कहते हैं, वो आम लोगों को बर्दाश्त हो जाती है, उसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। आप बाहर चले गए, जो आमतौर पर हमारे हर साल होती है हमारे यहाँ की गर्मी। लेकिन अब जो ये गर्मी है, इसको एक्सट्रीम हीट कहते हैं। ये एक्सट्रीमिटी जो है इसकी है, ये डैमेज करती है। अब आप ये देख लें, जैसे पाकिस्तानियों के, स्पेशली कराचियों के जो लोगों के जो गुस्से हैं, उनके जो मिजाज हैं, वो भी अल्लाह को पता ही है आपको कैसा होता है। वो वो तो बहुत आसमान से ज़्यादा बातें कर रहा होता है। आप उनसे कोई ढंग की बात करें तो उल्टा जवाब देते हैं, कहते साहब वो गर्मी है। एक तो पहली गर्मी है, ऊपर से ये गर्मी। डॉक्टर साहब, ये तो एक्सपीरियंस पाकिस्तान माजरत के साथ मैं कर चुकी या हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे घर में जो काम करती है ना, वो 2 दिन से पता है मुझे आके क्या कहती है, बहुत गर्मी है, मुझसे तो काम नहीं होगा। और उसके बाद काम करते हुए बोले कि आज मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं ये सोच रही थी ये कौन सी मखलूक है जो गर्मी में कह रही काम नहीं करना। बिल्कुल हालांकि ज़रूरत आपकी काम करने से ही पूरी होगी, हम बिल्कुल भी तो ऐसे गर्मी में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ऐसे मौके पे तो देखिए एक मिसाल आती है हमारे इस्लाम में, हज़रत बिलाल हबशी की है। उस वक्त का इस्लाम देखें आप, किस तरीके से नाफिज हुआ। वो गर्मियों में इन्होंने काम किया, उन्होंने गर्मियों में ऐसे ऐसे जुल्म उठाए उन्होंने। यानी ये वो कहते थे कि तपती रेत है, उस पर निटा दिया और ऊपर से सिल रख दी, मगर उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं इस्लाम बदल दूंगा इस्लाम से। इसी तरह हमारे वर्कर को चाहिए जो इस्लामिक हैं, अगर काम करना है आप निकलें तो आपको काम करना है। इसलिए कि जो आपका जो मालिक है वो ये नहीं कह रहा कि गर्मी है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, है ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह दी दूंगा, ये नहीं कर रहा। वो तो आपको मिल रही है ना? वो तो मिल रही है आपको। तो जबकि जो जहाँ से लेता है उसको भी तो अमाउंट मिल रही है, हम तो आप भी तो कहीं से हासिल कर रहे हैं ना, हैं। तो वो देने वाला हमें भी कह सकते हैं कि साहब गर्मी हो रही है मैं नहीं दे रहा हूँ, तो हम आगे कह सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारी लेबर को चाहिए कि कम अज़ कम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब निकले काम तो काम आप पूरी तौर पर करें। इसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो मिसालें कि जो आपके घरों में लोग काम कर रहे हैं या लेबर मजदूर जो आपकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, उनके लिए सिंपल चीज़ है कि आप ठंडी चीज़ें कुछ अपने साथ रख लें। यानी इवन ठंडा पानी रख लें अपने साथ, कोई ऐसी चीज़ रख लें, ठंडे मशरूबात रख लें आप। सबसे ज़्यादा नीमकोल का पानी ORS होता है हमारा, वो आप चीज़ें रख लें। और कोशिश ये करें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ अगर AC तो नहीं चल सकता, कम से कम पंखे ज़रूर हों, हैं। वो कमरा जो है ऐसा हो, थोड़ा ठंडा सा हो, तो उससे मजदूर आपके सेफ हो सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आप बाहर करके करते हैं, सड़क से, यानी आप घर से बाहर निकल लें और तेज़ धूप आ रही है, उसमें उसके निशाने कुछ और होते हैं। अब उसकी ये चीज़ है जो हम कह रहे हैं कि भाई पंखा हो जाए, ठंडा पानी थोड़ा जमा हो जाए, कोल्ड स्पंज का तरीक़ेकार हो जाए, आइस पैक हो जाए, आइस ब्लैंकेट हो जाए। तो ये हम आजकल इमरजेंसी सेंटर बने हुए हैं ना, स्टॉक सेंटर के, वहाँ पे हम ये रखते हैं इन चीज़ों को,
ताकि जो इमरजेंसी में जो चीज़ हो रही है वो। लेकिन सबसे अहम ज़रूरी इसमें अम्ब्रेला शेडो है। हाँ, अच्छा। आप बाहर निकले शेडो लेके निकले हैं, थोड़ी अम्ब्रेला हो आपको देखा आपने, ताकि धूप डायरेक्ट ना आए, डायरेक्ट धूप नहीं आए। और आपने देखा होगा जब ये हमारे हाजी जब हज करने जाते हैं तो आप देखें वो हाजियों के हाथों में एक अम्ब्रेला होती है। हालांकि वो तो वहाँ पे हर जगह ज़्यादा एसी हुए कैंप में एसी फुल हुए हुए, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होता तो अम्ब्रेला लेते हैं। वो कंसेप्ट ये है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए आपके, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो ये मसाइल आपके साथ खड़ा होंगे। अब ये जो बाहर निकल रहे हैं आपके, अच्छा इसमें ये होता है कि एक्सट्रीम हीट है। जैसे अभी आपने देखा आप काम कर रहे हैं, करते करते एकदम फेंट हो गए, गिर गए, अब थोड़ी देर में पानी वानी डाला चेहरे पे लिखा, फिर वो थोड़ा उठ के बैठ गए। तो ये चीज़ है हीट स्ट्रीम की कुछ और है। और वो जो गिरते नहीं हैं, बेहोश नहीं होते हैं, उनके सर पे चक्कर नहीं आते हैं, उनके सर पे दर्द नहीं होता, ये हीट स्ट्रोक दूसरा है। अच्छा, हाँ ये अलग है, ये वो बॉडी का है, ये ब्रेन का है। ओहो। तो इसके लिए ब्रेन को बचाना ज़रूरी है। जो लोग अम्ब्रेला ले रहे हैं, ब्रेन को सेव कर रहे हैं, वो ब्रेन वाले प्रॉब्लम में नहीं गिरेंगे। हीट होगी, हीट स्ट्रोक होगा, मगर वो बॉडी का होगा, यानी बॉडी क्रैम्प्स हो जाएंगे, हाथ पे रखड़ जाएंगे आपके, दर्द हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा आपका, एनोजिया वोमिटिंग हो जाएगी, आपको चलने की ताकत नहीं होगी, ये बॉडी के हो रहे हैं। आपने ब्रेन को सेव किया हुआ है ना। अब अगर ऐसा है कि डायरेक्ट हीट पड़ रही है, आपने सर पे भी कुछ नहीं रखा हुआ, ना दुपट्टा है, ना कुछ और चीज़ें, ना स्कार्फ है, कुछ चीज़ें, तो उनको भी असर करेगा, वो फेंट होंगी लाजिमत है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बाप डायरेक्ट ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, थायराइडिज्म की एंडोक्राइन इम्बैलेंस होने लगता है, इससे ये चीज़ें सारी डेवलप होती हैं। ये सब हीट जो है इसमें कई फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल फैक्टर कहलाते हैं, जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं इंसान के। जब ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो डेफिनेटली मरीज बाहर जो बंदा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, एक तो वही कि जो ऑलरेडी बीमार हैं, वो कहीं जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, है ना, उनके लिए तो ऐसे जाना बिल्कुल मना है, नहीं जा सकते। अगर वो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो भी आपको ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कुछ ठंडक का असर हो। अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो फेंट होंगे, गिरेंगे आपको। तो लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी सेंटर हमको बना के रखें, उनको साथ लेके जाएं इस तरह से। अब ये चीज़ें, एक बात बड़ी चीज़ें जो अभी आप कर रही थी कि तेज़ बारिश है, ठंडा पानी रखें। हाँ, ठंडा पानी रख के पीना नहीं है। अच्छा, जी, अगर आपने पानी पिया ठंडा पानी तेज़ गर्मी में, हीट स्ट्रोक में, तो आपको फिर स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसलिए कि बॉडी कोलैप्स हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब हम कहीं गर्मी से बाहर से आते हैं, ये अमूमन लोगों का होता है कि गर्मी से आए, बच्चे भी स्कूल से आए तो फौरन ठंडा पानी पी लिया, फौरन पानी से मुंह धो लिया। तो ये एक हद तक तो है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा, ये था। लेकिन अगर आप बहुत जो हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, अगर वो है तो उसमें पानी पीएंगे आप कोलैप्स हो जाएंगे आप। हाँ, इसके अंदर यूजुअली हमें पानी ऊपर डालना है। अच्छा, सर के ऊपर डालना है, बॉडी पे जाना है, ठंडी चीज़ें लगानी है, बर्फ़ लगाना है हमने, आइस पैक के ब्लैंकेट्स आते हैं वो लगाने हैं हमने, उसको सेव करना है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है। टाइम में आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है। अब हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो एक्चुअली ये कि ये जो हीट है आपकी बॉडी के हिसाब से इनटॉलरेबल हो जाए हीट को, तो हम इसको ऐसा होगा कि आपके जो बॉडी के जो पोर्स हैं, जैसे पसीना आता है ना, स्वेटिंग होती है, तो वो जो पोर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं गर्म। अच्छा, ये हीट से डैमेज होते हैं। जब वो डैमेज होंगे तो आपके जो पसीना निकलने की सलाहियत वो बंद हो जाएगी। अब जब बंद हो जाएगी, अब जो हीट पड़ रही है तो अब आपकी बॉडी तो उसको अकोमोडेट कर ही नहीं रही है, तो डायरेक्ट अटैक कर रही है वो, ये डेंजरस हो गया, ये हीट स्ट्रोक हो गया आपका। अब आपका जो है इसके अंदर जो है समझो सांस के प्रॉब्लम, सर दर्द के प्रॉब्लम, बेहोशी के प्रॉब्लम, गिरना, नोजिया, वोमिटिंग, हीट क्रैम्प, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब बाहर निकल रहे हैं अपनी बॉडी को जो है रैप करें, हमने ओढ़ के अलग लें किसी को, ताकि आपके जहाँ सर है वहाँ बॉडी भी सेफ होना चाहिए आपकी। कोई ठंडे जिस्म, कोई भी चीज़, ठंडा ब्लैंकेट ले लें, कोई कौन ठंडी कोई चादर को पानी डाल के वो लगा लें आप, तो बॉडी के पोर्स जो हैं आपके वो डैमेज नहीं होंगे, तो आप सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी सेफ्टी नहीं है, मुमकिन नहीं है आपकी ना। अब ये देखना हमने कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपकी, ये
इसका साइंटिफिक तरीका क्या है। जैसे हमने कहा था कि भाई पिछले साल कम थी, अब सही है, या आइंदा जो है ये हीट जो है बढ़ती चली जाएगी। ये सब देखिए, ये जो हीट है यानी जो सन रेज है, ये तो सूरज से ही आ रहे हैं जी। और सूरज की ख़ास बात ये है, मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था कि देखिए चांद की तो मंजिलें हैं कि वो आंखें में होते होते खजूर की डाली की तरह हो जाता है, लेकिन क्या सूरज के भी मंजिलें हैं? तो सूरज की मंजिलें नहीं हैं। सूरज की जो समझिए रेज हैं, सन रेज हैं, ये जब आपके अर्थ से टकरती हैं तो इसका जो रेशियो होता है 5000 से 6000 सेंटीग्रेड होता है उस वक्त। अब आप ये देखें कि अगर कोई चीज़ बीच में नहीं रोके उन्हें तो ये बॉडी आपकी जो ये टेम्परेचर, हाई ग्रेड टेम्परेचर, आपके जो रेडिएशन कहलाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं सूरज की, ये जब टकरेंगी आपकी ज़मीन से तो क्या हाल होगा, जल जाएगा हर चीज़। तो कुदरत ने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जो सेफ्टी के लिए है, वो जो सेफ्टी का है वो कुछ कम हो गया हमारा, इसकी वजह से हीट ज्यादा हो गई। सेफ्टी है वो कम हो गया, ये कम किया गया। हाँ, किसी तजर्बे के लिए। अब ये मैं बताता हूँ आपको कि ये कम किया गया है बिल्कुल। ये क्या हुआ ये कि हमारे ऊपर एक खास जो अर्थ है उसके ऊपर एक लेयर बनती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, ऑक्सीजन 3 के नाम से आती है वो 3, वो लेयर पूरी छाई हुई होती है। वो जब लेयर जब सनरे पड़ती है रेडिएशन तो उसको बंद रोकती है, और वो जो नीचे आती हैं बहुत प्रॉपर वे में आती हैं, वो कंट्रोल करती है। अब ऐसा हुआ बाद में, ये 1985 की बात है, गर्मी ज़्यादा 85 से पड़ी है, ये पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो 85 में ये हुआ कि ब्रिटेन के जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, मेट्रोलॉजिस्ट ने, कि ये जो ओजोन था ये कुछ डिप्लेट कर गया, हट गया, कम हो गया कुछ चीज़ों की वजह से। उसने देखा कि ये किस चीज़ से हुआ, तो मालूम हुआ ये पॉल्यूशन है, ये जो गाड़ियों का और आपस का धुआं और ये चीज़ें, ये सब पॉल्यूशन बन के जब ऊपर गया तो उसने एक लेयर हटा के उस ओजोन को हटाया और ये खुद जगह हुआ, तो उसमें कोई पावर थोड़ी, तो और डैमेज कर दिया। इसलिए ये पावर सीधी रेडिएशन डाउन पे हो रही थी, ये इसलिए हमारे पास हो रहा है। अब साइंटिस्ट दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ओजोन डेवलप हो और ये चीज़ें हटें तो हम अपने वापस रिस्टोरेशन पर आ जाएं। ये इसका साइंटिफिक रोल है इसका ना। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुदरत मदद, अब इसमें कुदरत कैसे मदद करेगा, बादल ले आएगा, है ना। आप ये चीज़ देखती हैं कि गर्मियों के मौसम में, जैसे अभी आप बाहर निकले ऐसे मौसम में, तो कोई बादल नज़र नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा बादल? इसलिए कि नमी नहीं है। हमारे यहाँ बाहर निकलेंगे गर्मी वो होगी जिसमें नमी नहीं होगी, यानी टेम्परेचर हाई ग्रेड और ह्यूमिडिटी नहीं है इसमें। अब जब नमी नहीं होगी तो आपके बॉडी को यूँ होगा जैसे डैमेज होगा, तो ये वो वजह है। उस हम लोग दुआई मांगते हैं कि बरसात आ जाए, बरसात हो जाए, ताकि कुछ बादल आए, उसको शेडो को जो सनरेज आ रही है उसको रोके, ब्रेक करें, उसको बैरियर बनाएं उसके साथ। लेकिन अमूमन ऐसा हम लोग नहीं करते। ये सब चीज़ें क्या होती है पहाड़ी मुकामात पे, आप मरी चले जाएँ, सवार चले जाओ, पहाड़ी मुकामात है, वहाँ क्या होता है ये सनरेज टकरती हैं तो वो पहाड़ी बड़े पावरफुल होते हैं, वो ऑब्जॉर्व करती हैं। जब वो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं तो आपकी सराउंडिंग में जो है वो आपको कोल्डनेस डेवलप हो जाती है, थोड़ी हम सर्दी आ जाती है, बाज़ होगा ज़्यादा सर्दी, आप मरी चले जाएँ, यहाँ बड़ी गर्मी है, इस्लामाबाद में जाएंगे गर्मी है, मरी में जाएंगे सर्दी हो रही है ना। तो ये कुदरत ने सिस्टम किया हुआ है। गर्मी ना लगे मुझे गर्मी से इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं कहती हूँ एक ऐसी जगह हो जहाँ गर्मी ना हो, मैं वहाँ चली जाऊँ। हाँ, अब ये इस्लामी पहलू आ रहा है। ये डैमेज जो सन रेज के होते हैं, अल्लाह ताला ने ये गर्मियाँ इसलिए बनाई हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि दोज़ख इससे भी ज़्यादा गर्म है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, अल्लाह, दोज़ख इससे भी गर्म तरीन जगह है, यह इस्लाम के अंदर दी गई है। लेकिन जो मुसलमान जो अच्छे दिन के अमल होंगे उनके लिए ये है ठंडी हवा का झोंका होगा। बिल्कुल ऐसे आपके अमाल पे, ये अमाल को पर डिपेंड करता है कि आप हर मुकाम चल सकते हैं। हमें ये चाहिए, अगर आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम बचना चाहते हैं तेज़ सर्दी, तेज़ गर्मी और दूसरी चीज़ों से, तो आप अपना अमल आज भी मजबूत कर लें। बिल्कुल आप देखिएगा इतना बॉडी रेस्ट आपको डेवलप हो जाएगा कि आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि जब आप निकले और कुछ बादल के टुकड़े निकल आए और आपको साया देते हुए जाए, ये भी हो सकता है। बारिश हो जाती है, बहुत से मुकाम पे देखे गए हैं। आप देखें इसी दुनिया में, आप इस तरह भी अगर देखें
कि जब आपके खिलाफ सब लोग हुए हुए होते हैं पर फिर भी आपके रास्ते खुलते जाते हैं, अल्लाह आपकी मदद करता रहता है, आप तरक्की के रास्ते पे जा रहे होते हैं, हालांकि हर कोई आपके खिलाफ हो रहा होता है, हर कोई आपसे जल रहा होता है। उसकी वजूहात क्या होती है? आपके अमाल अच्छे होते हैं, आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद है, जो उसके इंसानों को तकलीफ नहीं दे रही, तो अल्लाह आपके रास्ते खोलता है। बिल्कुल तो इसी तरह ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी अगर हम आज अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि साहब वो जो गैर मज़हब के लोग हैं उन्हें ना गर्मी लग रही ना सर्दी, बड़े आसाइशों में है, और जो मुसलमान है वो तकलीफ़ों में है, गर्मियों में बहुत लोग गिला है ना, सर्दी में है ना। तो इसका एक छोटा सा जवाब है, वो ये होता है कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि अगर आपको अपना जो आप अच्छा काम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं, अगर उसका सिला आप यही मांगना चाहते हैं तो हम यही दे देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिला कुछ इधर हो और ज़्यादा उधर हो तो फिर हम उधर दे देते हैं। तो मुसलमान के चूँकि अमाल इतने ज़्यादा नहीं होते कि दोनों जगह वो अपना लग्जरी गुजारे, बल्कि ये होता है कि ऊपर कर लेते हैं, नीचे तकलीफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए हर मुसलमान में तकलीफ़ में होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कोई मैचेस हो रहे हैं, अब एक हॉकी मैच है, एक क्रिकेट मैच है, या कोई बड़ा कोई जो है कोई फेस्टिवल हो रहा है, आप देखेंगे नॉन मुस्लिम के मुकाबले में मुसलमान हार जाता है। तो हारना तो नहीं चाहिए, नहीं हारना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई ये क्या बात है, हमने ज़्यादा हम अल्लाह को मानते थे। तो इसमें अल्लाह का ये फरमान है कि जो मेहनत करेगा, जो सिला यहाँ मांगेगा मैं उसको सिलूंगा। और मेहनत पे है ना, बिल्कुल, आपने मेहनत की उसको मैंने दे दिया, तुमने थोड़ी कम मेहनत की तो मैं रोक दिया मैंने। लेकिन जहाँ अमाल ऐसे आ जाए जहाँ पे खुदाई शो करनी होगी तो वहाँ पे मुसलमान जीतेगा। मुसलमान ही जैसे रसूल सल्लम थे, गर्मी थे मगर देखिए फतहयाब हुए हर जगह है। तो इस तरह से ये वाक़यात होते हैं। गर्मी जो है, ये हीट स्ट्रोक जो है, ये हम सब के लिए बड़े लम्हाई फिक्रिया है। ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, जितनी पोल्यूशन है, जितना आप देखिए धूल, और ये जो गाड़ियों में से धुआं, और फिर दरख्त कराची में अगर देखें तो दरख्त कितने कम है, जो है वो भी काटे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अब अगर उस चीज़ को बेहतर करें हम, तो उसको करने के लिए क्या हमें दोबारा क्या चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि थोड़ा माहौल बेहतर हो? क्योंकि अब आप बाहर जाएं तो आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, आप उकताए हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम खुद एक एक फर्द अपनी तरफ से कोई कोशिश अगर करे आज, और उसका रिजल्ट 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, पर आए, तो क्या करना चाहिए? देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, और अब यही था जो हमने अभी गुफ्तगू की, अब हासिल यही था कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए कि आइंदा वाले साल हमारे बेहतर हो जाए। देखिए कुछ अर्से पहले कराची में और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग आ गए जो बज़ाहिर तो पाकिस्तान के वफादार थे, लेकिन वो वफादार नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी शजरकारी थी वो बंद करा दी, जितने भी दरख्त थे वो सारे बंद करा दिए, लॉन फूल जितने भी दरख्त के साथ जो भी लवाजमात होती थी, ग्रास है, दूसरी ग्रीन जितनी भी थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखें ना सारे सड़कों पर तो हम कहते हैं कि है ही नहीं। तो आप ये बताएं कि जब आपके पास ग्रीन नहीं होगा, ये लाइट सीधी आ जाएगी सीधी, तो रोकेगा कौन उससे? बैरियर क्या बनेगा आपका? ये जो दरख्त हैं ग्रीन है, एक्चुअल में ये अब्जॉर्ब करते हैं, ये सनरेज को अब्जॉर्ब करके और फिर आपके लिए ऑक्सीजन बाहर करते हैं। हमें ऑक्सीजन जो है माहौल से मिलती है और पौधों से मिलती है, यहाँ ये दरख्तों से मिलती है हमें। आप ये देखेंगे जब हम पहाड़ी मकाम पे जाते हैं, वो पूरा घिरा हुआ होता है दरख्तों से, हम कितना फ्रेश हवा लेते हैं वहाँ पर, और अच्छा महसूस वो वहाँ से आ रही होती है। जी हाँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पे ऐसे मुश्किलात ना डेवलप हों, तो हमें शजरकारी करनी चाहिए। हर जगह ग्रास, अपने घरों में ग्रास लगाएं, फूल पत्तियाँ ये सारी डेवलप होंगी तो हम बहुत जल्दी काबू करेंगे इसके ऊपर। इसी तरह हम घरों जो जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएं, घरों में जाएं, हमारे पास ठंडी चीज़ें हो, एसी हो, कूलिंग हो, पंखे हों हमारे पास हो, पानी अवेलेबल हो। मगर इत्तफाक वही बात आ रहे हैं कि जो हुकूमतें आई थी उन्होंने ना सिर्फ ये कि शजरकारी को बंद कर दिया, दरख्तों को काट दिया, बल्कि उन्होंने लोड शेडिंग कर दी, जो पंखे एसी दूसरी वो भी काट दी आवाम के लिए। यानी आवाम दुश्मन लोग आए। डॉक्टर साहब अभी तो इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, आप यकीन करें कि सारा दिन तो लाइट जाती जाती है, अब आधी रात को भी चली जाती है, लोग जॉब पे अपने आ रहे होते हैं, नींद में आंखें भरी हुई होती है और बेचारे काम पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप मुझे बताएं कि कहाँ की इंसानियत है, ये हुकूमत कैसी हुकूमत? यही नहीं कह रहा हूँ कि आज की हुकूमत या पहले की, हम उन हुकूमत तो कह रहे हैं जो तवज्जो दे दे आवाम को। आप कितनी प्यारी बात करें, अभी आप और हम थक के जाते हैं,
हम जाते हैं लाइट फिर चलेगी। लाइट अब सवाल ये है कि आपके एसी कब तक चलेंगे? कब अच्छा लाइट भी नहीं है, बिल उससे ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखिए एक अलग एक मसला खड़ा हो गया ना ये है। मैंने देखा कि जिनके लाइट नहीं है बेचारे बैठे हुए हैं, मुश्किलात में बैठे हैं, जब बिल आ रहे हैं तो डबल चबल वो और परेशान हो रहे हैं कि एक तो अच्छा तकलीफ फिर भी देख रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं। अच्छा ये सुनवाई कहीं नहीं ना। अब आप कहीं लेके जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, साहब ये तो हो गया, अब आपको ये देना है। ये हुकूमत को क्या हो गया है? हुकूमत के इतने नुमाइंदे हैं, काउंसलर हैं, MPA MNA सब कुछ है ना, पुलिस के महकमे दूसरे में, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब तो ये होता है कि ऐसा ना हो, मुझे लगता है ऐसा कि सारी इन्वॉल्वमेंट जो है हुकूमत के लोगों की उन इदारों के साथ है, तो उनकी हमदर्दियाँ आवाम के साथ नहीं है, उन लोगों चीज़ों के साथ हैं। अगर देखिए इस तरह से सब कुछ हो तो क्यों ना हमारे आवाम जो हमारी खुशहाल हो, है ना। आज कितनी मुश्किलात है। अब एक बंदा जो हीट स्ट्रोक से जो है वो बीमार पड़ता है ना, उसके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल पहले ही भरे हुए हैं। आप देखें हर जगह दवाई मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, आप कहाँ से वो करेंगे आप? अगर आप इन सब चीज़ें उठा के आप उनके बिलों को रिड्यूस कर दें, है ना, आप उनके लिए ऐसे सेंटर प्रोवाइड करें जो ठंडे हो कूल हो, तो लाजिम है आपका आवाम जो बेहतर सांस लेगा। चाहे ना, और सांस लेने पे मुझे याद आया कि मैंने कहा था ब्रेन में, आपने देखा होगा कि आप एक बंदा जो है एक सलवल गुले में काम कर रहा है, मगर वो जब बाहर जाता है तो आपने देखा अचानक फेंट होकर गिर गया। बिल्कुल। जब वो उठा तो सांस ले रहा है, तो ये इसका ब्रेन डैमेज हो रहा होता है, ये ब्रेन ट्रामा हुआ इससे। तो ये इसका होश में आ जाना उस वक्त और सांस बहाल करना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात भी, वो बच गया। ऐसे लोग जो फेंट हो जाते हैं, उनकी सांसें मुश्किल में आती हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। स्ट्रोक से डेथ भी हो जाती है, जी हाँ, हेड डेथ हो जाती है। इतनी खतरनाक है ये। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा गौर करें और इसके हवाले से मैसेज भी दें हम आवाम को और अपनी हुकूमतों को दें, और वो लोग जो फलाई इदारे जो काम कर रहे हैं ये खुदा के लिए अपने आवाम को देखें, थोड़ा प्रोवाइड करें। आप बहुत से दूसरे काम कर रहे हैं, अगर हमारे कोई 2 NGOs भी हमारी अगर इन काम पे लग जाएँ, इदारों में चले जाएँ, वहाँ बैठ जाएँ जाके, हमारा एक बंदा कोई पावरफुल NGO का के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ जाए डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल है ना मामलात आप समझते हैं सारे। डॉक्टर साहब पर अब मुझे ये बताएं कि एक कोई औरत है या मर्द, देखें अब तो महंगाई का जो दौर है, मैं समझती हूँ घर में जितने लोग हैं सबको कमाना पड़ता है तब घर चलता है। वो पहले दौर होता था कि 6 बच्चे होते थे और एक बाप कमाता था, तो माशाल्लाह सब खुश होते थे। अब 6 लोग हैं, 6 लोगों को कमाना है, और उसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। डॉक्टर साहब उनको अब बसों का भी इंतज़ार करना है, स्टॉप पे धूप लग रही है, बसों के लिए इंतज़ार पे, बसों में आप, हालांकि कराची में बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी बसें चला ली, तो बड़ा फिट सीन है। पर जिन लोगों को वो वाली बसें वो रूट से नहीं मिलती, दूसरी बसों में गर्मी साथ चिपके हुए, तो डॉक्टर साहब हीट स्ट्रोक का तो उन पर तो ज़्यादा असर, और उनके लिए तो ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसके साथ अगर जो हमारी हुकूमत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, और पंजाब की हुकूमत भी अच्छा वर्किंग कर रही है भी, इसमें अगर एक चीज़ का और इजाफा हो जाए, पिछले दिनों यानी कुछ 5-7 साल पहले हमने देखा था कि बस स्टॉप बनाए गए थे बाकायदा, और बड़े खूबसूरत थे, सेफ थे वो, गर्मी के हिसाब से कवर था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे मंशियात फरोशों का और मंशियात वाले लोगों का समाज का बन गया, खत्म हो गया। कि हम चीज़ रहने नहीं देते, मतलब ये कि हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, है। अभी आपका घर में कोई देखेगा, हमारे आज की सिचुएशन ये कि घर बंद है तो मुश्किल, तो डकैतियाँ हो जाएंगी, अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो डकैतियाँ हो जाएंगी। तो ऐसे घराने में जो ऐसे मुश्किलात में रहते होंगे, तो आप खुद सोचें कि ऐसी जो बस स्टॉप में महफूज किधर रहेंगे आप। बड़े बड़े स्कूलों को मैंने देखा है, उस दिन मैं देख रहा था कि स्कूल है अच्छे, थोड़ी दिनों के लिए बंद हुआ, मान लो वो कच्चा कुंडी बन गया, मतलब हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। तो बहरहाल रिक्वेस्ट मेरी है ये हुकूमत के साथ कि बस स्टॉप फिर बनाया जाए और वहीं पर थोड़े से वाशरूम बनाए जाए, समझे ना, ताकि लोगों को आसानी हो। ये यार कि हर जगह जो है ना हमारे यहाँ जो इस तरह से यूरिनेशन ना हो और दूसरी चीज़ें ना हो, ताकि हमारे स्मेल ना हो। हमारे यहाँ थोड़ी सी बेहतर अंदाज में डेवलप हो हर चीज़ जो है। तो मैं चाहता हूँ कि बस स्टॉप बने, लोगों के लिए बैठने की जगह हो, फीमेल्स की मेल की, और उसके बाद वो गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो आके आदमी उधर बैठ गया, तो समझता कितनी खिदमत है, ये भी एक बड़ी खिदमत है। तो ये जहाँ बसें आ रही हैं उसको स्टाफ के साथ वाशरूम के साथ लाजिम कर दें, तो फिर मैं समझता हूँ और आवाम की और अच्छी खिदमत होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जो है बच्चों के स्कूल, अगर हम कराची की बात करें तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो इलाकों में होते हैं, छोटे इलाकों में,
छोटी छोटी जगहों पे बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं। अब लाइट की जितनी लोड शेडिंग है, उसमें इतने सारे बच्चे हैं, जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल वाले, फिर वो पंखा बंद है, गर्मी है, तो ये बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब खतरनाक होता होगा, क्योंकि छुट्टियाँ तो अभी होनी है, अभी तो गर्मी है। ये तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस में आती हैं। ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें माँ बाप भी आ गए, आपके पेरेंट्स भी आ गए। बच्चों को जब आप दाखिल करने जा रहे हैं या देख रहे हैं तो उसका स्कूल की कंडीशन तो देख लें। क्या है कि उधर पंखे हैं नहीं है, वॉशरूम में नहीं है, सफाई सुथरा है नहीं है, लेकिन वो वही बात आती है क्योंकि माली तौर पे ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो लिहाजा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे स्कूल बनने नहीं चाहिए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, एक देखिए ना फैसिलिटी होती है चीज़ की, तो ये लोग तो कोई पूरा नहीं करते। अच्छा, इनके पास कुछ आते हैं तो दे लेके काम चल जाता है, तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट बच्चों पे इम्पैक्ट होता है। कई बच्चे ऐसे हुए हैं, मैंने देखा है आपको, या ऐसा बहुत है, मैंने ये देखा है आपको कि ऐसे बच्चे फेंट तक हुए हैं, ऐसे बच्चे फेंट हुए हैं, स्कूलों में इम्तिहान दे रहे हैं, स्कूल में इम्तिहान दे रहे हैं सब कुछ। वो बच्चे जो है बेहोशी हो गए हैं, बच्चे वो सख्त शदीद जो है मुश्किलात में हुए हैं। और उसमें ये हुआ कि उनके वालिदैन बेचारे मुश्किल में आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा क्या होगा, तो थोड़ा बहुत एहतजाज भी हुआ। लेकिन इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इसमें सारे लोग सब कॉलेजेस जो है आपके स्कूल और कॉलेजेस के जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं और जो इलाके के बड़े लोग हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर। और ठीक है, अगर मैं समझता हूँ कि ऐसे स्कूल है, अच्छा स्कूल है, ठंडा पानी का कूलर नहीं है या आपके वहाँ पंखे नहीं है, तो एनजीओज़ को चाहिए वो हेल्प करें उनकी, तो ताकि ये सिस्टम भी बेहतर हो आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं, जो कार्डिक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, गर्मियों में उनकी क्या सूरत हाल होती है, वो कितने सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, मैंने बताया ना कि एक तो नॉर्मल लोग थे और एक होते हैं जो सफ़र करते हैं बीमारियों को, और एक वो करते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर का हो गया, समझना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गई है, मैदे के अल्सर हो गए, किडनी के हो गए। इनके लिए तो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इनके लिए प्रॉपर हीट और कोल्ड का मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। आप देखें ज़्यादातर ये लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू में या ऐसी जगह होते हैं जहाँ एसी वगैरह चल रहे होते हैं, उनको प्रॉपर हवा की ज़रूरत होती है, प्रॉपर उनको ऐसी ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है जो बाकायदा ट्रांसफ़र हो और उनकी CO2 जो है वो उनको सेव करे अपने आप को। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं इनके लिए। डायबिटिक वाले का आप देखें, इनकी जितनी भी आप देखें मेन जो कंप्लेन आ रही है इन लोगों की, वो बर्निंग सेंसेशन होती है। इनको इनके ये कहेंगे, डायबिटिक वाले वो कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे जिस्म जल रहे हैं, जिस्म जल रहा है, पैर जल रहे हैं, बर्निंग फीट है, इस टाइप के। और फिर गर्मी हो तो उसके लिए तो बहुत ही अजाब है ये उनके लिए रात में रुकना, सोना, बैठना बहुत मुश्किल है। हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे बड़ा ये समझे अलमिया है ये हमारे लोगों का, हमारे यूज़ का, हमारे हुकूमत का ख़ास तौर पे, कि इस पर कोई तवज्जो नहीं है इन चीज़ों पे। हम ये देखते हैं कि हर घर में, हर दूसरे घर में मैं समझता हूँ कोई ना कोई बीमार होता है, लेकिन वहाँ जाके ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ है ना। और फिर गर्मी के मौसम में या अल्लाह क्या होता है ये, क्या इसको अज़ाब ही कहते हैं ना, फिर क्या होगा ये। तो इनकी ज़िम्मेदार हुकूमतें होती हैं। खैर, और इलाके के लोग भी, अखलाक के जो मुखैर नज़रात हैं उनका भी काम है ये, इन चीज़ों के सामने सब मिल। ये देखिए ये सब होगा जब हम बैठेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक अच्छा माहौल का बात कर रहे हैं ना, एक अच्छा हमारे पास जो है एक ऐसा क्राइटेरिया बन जाए जिससे एक दूसरे की हेल्प हो जाए, ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, ये इनको कंपनसेशन मिल जाए। तो ये उस वक्त होगा जब हम ऐसे यूनिटी काम करेंगे, सारे लोग मिल के काम करेंगे। एक छोटे छोटे ना नेबरहुड टाइप के जगह होती है, एक ख़ास कंपनी है, एक ख़ास इदारा है हमारे मुल्क का, खासतौर पर सिंध का, नेबरहुड बनाता है वो। यानी ऐसे इन्होंने एक कॉलोनी बना दी जिसमें देखभाल, चेक एंड बैलेंस हो गया, सेपरेट हो गया, उसमें सब देखभाल है, तो पुलिस का सिस्टम है, उसमें जो है इलेक्ट्रिक है, वाटर, सारे सर्विलेंस हो रहा है। आप जाके देखें वो ऐसा बन जाता है जैसे वो डिफेंस बन गया है, इतना सेफ्टी होती। तो इस टाइप के बनाने की हमें हर जगह ज़रूरत है, हर मकाम पे, हर कराची में छोटी छोटी जगह बने तो हम हिफाजत कर सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब हमारे यहाँ एनजीओ या मुखैर अज़रा शामिल आएंगे और हुकूमत खुसूसी तवज्जो देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में देखा जाता है कि हैज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए किस तरह बचना चाहिए? बच्चों, खासकर ज़्यादातर बच्चों को होता है ना, सही है, और बड़े लोगों को भी होता है, क्योंकि अब आपको पता है जो हमारी आदत हो चुकी हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल बना दिया है
कि इतनी गर्मी में भी हमें बाहर के तो खाने चाहिए, हमें तो हर एक चीज़ चाहिए, ये भी नहीं सोचना कि किस तरह है क्या नहीं। तरबूज का शरबत, इसमें मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, सब कुछ। खैर माजरत के साथ किसी का काम ख़राब ना हो जाए, मैं इससे एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब उस हवाले से बताएं कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। फूड पॉइजन हो जाता है, उससे किस तरह से इस मौसम में बच सकते हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को? असल में ये समर या हीट की ही बीमारियाँ हैं, गर्मियों की बीमारियाँ, जिससे हम लोग बच्चों के हवाले से गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसी तरह के इनके गैस्ट्रिक के हवाले से बीमारियाँ जो वाटर डिजीज़ कहलाती हैं, कोई फूड्स की डिजीज़ कहलाती हैं। जैसे वाटर में आपके टाइफाइड आ गया, आपका गैस्ट्रो आ गया, है ना। इसी तरह की आपकी जो है जो एस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है सीने के हैं। इसी तरह गर्मी में फ्लू हो जाता है, लोग ठंडा पानी पीते हैं और चीज़ें लेते हैं तो गला ख़राब हो गया, फ्लू हो गया, समझना। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है ना एक पेशेंट को बड़ी तकलीफ बन जाता है। इसमें जो सबसे ख़ास जो प्रॉब्लम है वो छोटे बच्चों की है। इसमें इन्फेंट और चिल्ड्रन आ जाते हैं इसमें ना, जिनको गैस्ट्रो होता है। अब सवाल है कि वो जो गैस्ट्रो आ रहा है उन्होंने तो कोई सी चीज़ नहीं ले रहे, इन्फेंट है वो तो दूध पी रहे हैं, तो वो तो इन्फेक्टेड नहीं है, फिर वो उनको डायरिया क्यों हो रहा है, उनको फिर जो है ना चाहिए कि बुखार क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये असल में वजह हमारे सफाई हाइजीन है। हमें हाइजीन का ख्याल रखना है। आपको फौरी तौर पे गर्मियों के मौसम हो या ऐसा कोई बारिश के मौसम हो, हमें स्प्रे कराना चाहिए, समझे ना। हमें सारी जगह जो स्प्रे हो ताकि हमारे पास एंटी फंगल जो जरासीम है, मक्खी मच्छर, इनसे ये सारी बीमारियाँ आती हैं हमारे यहाँ। इन्फेक्शियस डिजीज़ जितने भी हैं वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं ना। तो ये हमारे सेफ हो जाएंगे कि जो बीमारियों का आपने नाम दिया ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। जो पहले हमने नाम लिया था शुगर वगैरह का, ब्लड का, वो अलग डिजीज़ थे, उनका इन्फेक्शन से ताल्लुक़ नहीं था, उनका डाइटरी इम्बैलेंस है और दूसरी चीज़ें आता है ना। तो ये चीज़ों को जो हम बता रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ उस वक्त ही होंगी जब हम सफाई का हाइजीन का ख्याल करेंगे। जब आप हाइजीन भले कुछ भी हो, आप गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, आप अगर हाइजीन होगी, सफाई होगी, स्प्रे वगैरह के होंगे तो बीमारी वहाँ भी महफूज हो जाएंगी आप बीमारियों से। और अगर आप इन चीज़ों से नहीं करेंगे, आप सेफ्टी नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं करेंगे, तो गर्मियों का मौसम हो या सर्दी का हो बीमारियाँ बढ़ेंगी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो बेहतर रोल जो है आपका वो हाइजीन है इसके अंदर। डॉक्टर साहब अब एक बात और बता दें, अब मैं थोड़ा अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर साहब कोई ये चीज़ मैंने औरों में भी देखी, अब मेरे साथ भी हो रही है, तो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब। अब तो पहले वो होता था कि कोई 50 साल का हुआ तो उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, समझ आता है उम्र हो गई है भाई, घुटनों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब अब तो कम उम्र लोगों के भी दर्द हो रहा है, सबके हो रहा है, मेरे खुद भी हो रहा है डॉक्टर साहब। और ऐसा घुटनों में दर्द कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, सही, आप ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते, और आप यूज़ भी कमोड ही करते हैं। अब हर किसी के घर तो कमोड भी नहीं होता, और इतनी प्रॉब्लम कि आप सो के उठेंगे तो आप सीधा खड़े ही नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर साहब ये बड़ा एक प्रॉब्लम है घुटनों का, थोड़ा उस हवाले से। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है, इसको ट्रीट करना बड़ा सिंपल है। ये लाइफ स्टाइल पे जाता है, ये मामला लाइफ स्टाइल पे जाता है। ऐसा शख्स जो ज़्यादा बैठेगा, कम चलेगा ना, खाएगा मुनासिब वो हजम ऐसा इतना खाएगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा सही तरह, तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगे उसमें। दूसरे नंबर पे जो आती है डाइट आती है। डाइट में हमारे यहाँ की जो मिलावटें हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे चीज़ें आइटम मिले होते हैं जो हमारे मैदे को डैमेज करते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिससे किडनी हमारी डैमेज होने लगते हैं, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है। ये जोड़ों के दर्द की बीमारियाँ यूजुअली लीवर से, किडनी से, समझे ना, और इससे अपनी बीमारियाँ आ जाती हैं इसकी, जोड़ों की, जॉइंट्स की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, दूसरी चीज़ें। तो हमें ज़रूरी चाहिए कि हमें लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें। आपके लिए सुबह लाजमी नमाज के बाद जो है आपको फिजियोथेरेपी या आप जैसे कहते हैं कि वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम जैसे आपके घुटने बता रही हैं तो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, हाँ इसको लगाएं। इसी तरह शाम के टाइम पे जब आप सोते हैं सोने पहले थोड़ा वॉक करें। डाइट को अपने हिसाब से करें, वेट आप अकॉर्डिंगली करते रहें। बॉडी जो है ओवरवेट नहीं होनी चाहिए, ओवरवेट नहीं होनी। मैं आजकल थोड़ा डाइट वाइट पे अपना वेट कम करूं तो ओवरवेट आपकी नहीं बॉडी होना चाहिए। तो इससे जब आप देखेंगे तो आपके जोड़ दर्द वर ये वो हिसाब से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जेनेटिक हो जाता है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जोड़ों का, जो खासतौर पे नीज का जो दर्द होता है ये मोटापे से होता है क्या, तो इस तरह से कमर के दर्द है मोटापे से हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को भी ख्याल लेना, आप कट डाउन करें वेट को, अपने डाइट अपने तरीके से आप लें,
तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है कंट्रोल करना। जी, मतलब अगर आप अपना वेट भी, क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमारा वेट भी तो हम लोग देख लेंगे कितने ज़्यादा, इतना वजन जो जिन चीज़ों ने उठाया हुआ है, तो फिर उनकी सूरत हाल तो ख़राब होगी। खैर मैं तो अभी डाइट वाइट कर रही हूँ, मेरी हाइट भी है, तो उस हिसाब से तो सब कहते हैं कि वेट ठीक है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, वेट कम होना चाहिए, शायद उससे चीज़ें बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की अगर बात की जाए, हम लोग धूप से दूर, हर एक चीज़ से दूर, किस तरह से फिर पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हम वो लोग में ये बड़ा अजीब सिस्टम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जब भी हमें धूप की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा पड़ जाती है। वो डैमेज कर लेती है। और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ही जो है वो बरसात हो गई और सारी चीज़ें तबाह होने लग गई। तो हमारे यहाँ एक बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारा जो विटामिन D3 है हम सारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, है ना। हमें थोड़ा चाहिए कि हमें इसकी मेडिकेशन होती है, ग़िज़ा होती है, वो चीज़ों को बैलेंस करें तो हम D3 को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ D3 बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। इसकी कुछ वजूहत हैं, है ना। बच्चों की वजह ज़ाहिर बात है, जब बच्चा हुआ है वो पूरी तरह डाइट नहीं लेता सही तरह, उसमें ये विटामिन D3 कम होता है उनकी डाइट में। बड़े जो होते हैं उनको, लेडीज जो होती है वो मेनोपास हो जाता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसमें D3 कम हो जाता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम बन जाती है उसमें इंशाल्लाह, है ना। इसी तरह और लोग जो होते हैं, जेंट्स हैं, वो ओल्ड एज जाते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, डायबिटीज़ हो गया तो उनमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी, D3 की कमी और फैक्टर कम हो जाते हैं। तो ये D3 हर जगह आपको मिल जाता है, वही डैमेज करता है पहले आपको। तो कोशिश ये चाहिए कि मैंने कहा था कि लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना और चलना है फिरना है, कैसे क्या किस वक्त पे खाना। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें आप छोटे बच्चे मैंने देखा कि जो तो दूध पर होते हैं, मिल्क पे होते हैं, वो यूजुअली हमने देखा मदर फीड पे नहीं होते। अब मदर फीड का बच्चे में और आम बच्चे में बड़ा फ़र्क होता है। मदर फीड का बच्चा तमाम इन चीज़ें ले रहा होता है, तमाम विटामिन उसमें होते हैं, देखो आर्टिफिशियल में हम डालते हैं, है ना, उसमें बच्चों को बहुत सी चीज़ हज़म नहीं होती है, बाहर की चीज़ें नहीं हज़म हो रही हैं, तो ऐसे बच्चे भी विटामिन D3 का कमी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ओल्ड एज में लेडीज़ है, फीमेल्स हैं, जहाँ 40-45 एज हुई, मेनोपास हो गया उन्हें, मेनोपास से मना दे के मेंसेस सुन के ख़त्म हो गया, तो अब इनकी जो मेंसेस ख़त्म हुए इसमें D3 विटामिन की कमी होने लग जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से विटामिन चीज कम होता है, D3 कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ब्रिटल, आपकी जो बोन्स हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं। अब हमें उसमें चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, गाइडलाइन नहीं होती कि अब आप ये चीज़, जैसी मेनोपास हो D3 लेना शुरू कर दें। तो उनको बहुत ही कम बीमारियों, कमर के दर्द ही नहीं, ना पैरों का दर्द नहीं, अब वो डॉक्टर के पास ही नहीं आती हैं, खुद ही समझते हैं हम खुद ही सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ अकॉर्डिंगली जो है एज के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आपको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एलिशा। अब वो है जी शो में ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं उसके बाद।